जी हाँ, नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। आज से एक नया प्रकल्प शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें सुपर टेट एवं यूपी टेट के लिए विशेष उपयोगी सत्र चलाया जा रहा है। यानी एक क्लास है, सीरीज है, जिसमें यूँ समझ लीजिएगा कि संस्कृत को मैं बेसिक से यहाँ पर अब सिखाने जा रहा हूँ। संस्कृत यानी बेसिक से आपको संस्कृत सिखाया जा रहा है, तो इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आज ये पहली क्लास है। जिसको संस्कृत नहीं भी आती है ना, उसको अब सुनने से मतलब इस क्लास में कंटेंट देने का काम कर रहा हूँ, जिससे कि आपको संस्कृत बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कम से कम आपको जितने मार्क्स हैं वो सारे मार्क्स आप ले सकें, उस हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा आप, फर्स्ट जो सवाल है, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत पढ़ने से पहले हमको एक बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए कि संस्कृत शब्द कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसलिए संस्कृत शब्द को जानने का प्रयास करते हैं। ये जो संस्कृत शब्द है, सम उपसर्ग, क्री धातु और त प्रत्यय के योग से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, सम उपसर्ग है, क्री धातु है और क्री धातु के मूल में डुक्रियाँ करणे हैं। ध्यान रखिएगा, त प्रत्यय है और धातु और प्रत्यय के बीच में ये सुट आगम की व्यवस्था होती है। किसकी? सुडागम की व्यवस्था होती है। ध्यान रखिएगा। और इस संस्कृत शब्द का अर्थ अक्सर पूछ लिया जाता है। परिष्कृत, परिमार्जित और शुद्ध, मतलब इसका अर्थ लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ दो चार प्रश्न बनाए जा सकते हैं इस विभाग से कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और संस्कृत शब्द में प्रत्यय क्या है, आपसे पूछ सकता है, त प्रत्यय है। और आगम क्या है, आपसे पूछ सकता है। और उपसर्ग क्या लगा है, आपसे ये पूछ सकता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है इस स्टेटमेंट के साथ साथ में। इसके बाद संस्कृत एक भाषा है, तो भाषा शब्द को लेकर के भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भाषा की बात करें तो भाषा शब्द जो है ना, भास व्यक्तायाम वाची इस धातु से बना हुआ है। भास धातु से बना हुआ है और इसका अर्थ है व्यक्तायाम वाची, यानी व्यक्त करने के अर्थ में भाष धातु है। और इससे टाप प्रत्यय किया, मतलब इसमें किया गया है। तो ये पूछता है कि भाषा शब्द में प्रत्यय क्या लगा है, आपसे पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, टाप प्रत्यय है और जिसका अर्थ क्या होता है, व्यक्त वाक। व्यक्त वाक का मतलब ये हुआ कि जिसे बोला जाए, है ना, तो उसको ही हम भाषा कहेंगे, है ना। यानी जब आप ध्वन्यात्मक रूप को प्रकट करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। संस्कृत भाषा की वर्तमान प्रयुक्त जो लिपि है वो देवनागरी है, परंतु प्राचीन संस्कृत ग्रंथ ब्राह्मी, शारदा लिपि में अधिकांशतः मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है वर्तमान में प्रचलित, ये पूछ सकता है। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, सभी भारतीय लिपियों की जन्मदात्री ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल बनता है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि में। और प्राचीन संस्कृत, मतलब प्राचीन काल में संस्कृत को कौन सी लिपि में लिखा जाता था, अगर आपसे सवाल पूछता है तो ब्राह्मी और शारदा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो संस्कृत को शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित एवं व्यवस्थित करने का काम व्याकरण करता है। तो इसलिए अब हम व्याकरण के थोड़ा सा संक्षेप को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, व्याकरण शब्द कैसे बना है इसको समझ लेते हैं। बी और आ उपसर्ग है इसमें। देखिएगा, जो आप आ उपसर्ग समझते हैं, उसके मूल में संस्कृत का आंग उपसर्ग होता है और क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है, ठीक है। ल्युट प्रत्यय है इसमें, ध्यान रखेंगे। और इसका जो अर्थ होगा व्याकरण शब्द का, व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते, निष्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। कहने का तात्पर्य यह है कि व्याक्रियन्ते का मतलब होता है, मतलब शब्द के व्याख्या किए जाते हैं। व्युत्पाद्यन्ते का मतलब होता है कि शब्द का निर्माण करना, ठीक है। यानी व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना शब्दों को। तो कहा कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, यानी उचित अनुचित शब्दों का जो व्याख्या करता है और नए नए शब्दों का जो निर्माण करता है, ठीक है।
और प्रकृति प्रत्यय विभाग कल्पनया, यानी प्रकृति का मतलब होता है मूल रूप और प्रत्यय का मतलब होता है उसमें जुड़ने वाला संबंध तत्व, यानी किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है और इसका अर्थ क्या है, इसका शुद्ध रूप क्या है, इसका अशुद्ध रूप क्या है, जो शास्त्र बताए उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं करके यहाँ पर बताया गया है। और ध्यान रखिएगा कि व्याकरण शास्त्र का अवान्तर नाम का मतलब हुआ कि व्याकरण शास्त्र के अन्य नाम, ठीक है। इसको हम शब्दानुशासन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो शब्दानुशासन व्याकरण को कहने वाले कौन हैं, तो महर्षि पतंजलि हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है, यानी शब्दों को अनुशासित करने वाला, यानी शब्दों के अप्रचलित रूपों को निराकरण करने वाला और प्रचलित एवं शुद्ध रूपों को ही प्रयोग दर्शाने वाला जो शास्त्र है वो है आपका शब्दानुशासन, जिसको हम व्याकरण कहते हैं। और इसको हम पदशास्त्रम के नाम से भी जानते हैं व्याकरण को, ध्यान रखिएगा। और संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित करने में 3 मुनियों का विशेष योगदान है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संस्कृत के त्रिमुनि कहते हैं, और व्याकरण के त्रिमुनि भी यही कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। और संस्कृत व्याकरण में 3 मुनियों से जो महर्षि पाणिनि है उस मतलब वो सबसे पूर्ववर्ती होने के कारण से कई बार हम इसको कि पाणिनीय शास्त्रम के नाम से भी हम व्याकरण शास्त्र को जानते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा पाणिनि जो है, पाणिनि की रचना का नाम है अष्टाध्यायी, जिन्होंने सूत्रों की रचना की है। लगभग 4000 के आसपास इसमें सूत्र हैं, ठीक है। और 500 ईसा पूर्व इनका समय है। और बात करते हैं दूसरे जो मुनि हैं, ये पहले मुनि हैं और ये दूसरे और ये तीसरे, ठीक है ना। तो दूसरे जो हैं कात्यायन, जिनको हम बररुचि के नाम से भी जानते हैं, बररुचि, ठीक है। तो ये बररुचि इनका मूल नाम है और कात्यायन इनका गोत्र है, तो गोत्र के नाम से ये फेमस हैं। और इन्होंने वार्तिक की रचना की है, और वार्तिक की संख्या कहीं पर 4000 का संदर्भ प्राप्त होता है तो कहीं पर 6000 का संदर्भ प्राप्त होता है। कहा जाता है कि 4 या 6000 मतलब इन्होंने वार्तिक लिखे थे। ये आपसे पूछेगा नहीं कितने वार्तिक लिखे थे। और देखिएगा वार्तिक वाक्य में होने के कारण से इनको वाक्यकार भी कहा जाता है और वार्तिककार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वाक्यकार और वार्तिककार, ये सवाल अक्सर पूछ लेता है कि वाक्यकार कौन है, सूत्रकार कौन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इनका जो समय है ये 300 ईसा पूर्व, ये सर्वमान्य मत है, इसको ध्यान रखिएगा। और पतंजलि की बात करें तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। इसमें टोटल 85 अनहिक हैं, और कहा जाता है कि 84 + 1 यानी जो पहला अनहिक होता है उसको हम पसपस अनहिक कहते हैं, पसपस अनहिक कहते हैं। तो ये पसपस का मतलब होता है भूमिका, ठीक है। तो व्याकरण शास्त्र की भूमिका के तौर पर इन्होंने फर्स्ट अनहिक को लिखा है, तो इसको टोटल इंक्लूड कर दें तो इसको 85 अनहिक माना जा सकता है। अगर मतलब इंक्लूड नहीं करते हैं तो 84 + 1 को देखते हैं। और इन्होंने महाभाष्य की रचना किया है, तो इसलिए इनको महाभाष्यकार या फिर भाष्यकार के नाम से भी हम जानते हैं। और 150 ईसा पूर्व इनका समय है। तो इन तीनों मुनियों को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, व्याकरण के त्रिमुनि कहते हैं। आपसे सवाल ये पूछता है कि व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन हैं, तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि की रचना क्या है, अष्टाध्यायी। कात्यायन की रचना क्या है, वार्तिक। और पतंजलि की रचना क्या है, तो महाभाष्य। इस प्रकार से पूछता है सूत्रकार कौन है, वाक्यकार कौन है, भाष्यकार कौन है, इत्यादि सवाल पूछे जाते हैं जो सामान्य सवाल होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत भाषा का अगर हम ऐतिहासिक विकास की बात करें तो देखिएगा सबसे पहले प्राक वैदिक जो संस्कृत होता है उसको हम छांदस या फिर इसको ऋग्वैदिक भाषा के नाम से हम जानते हैं। फिर इसके बाद इसी से पाली यानी जो प्राकृत का प्राचीन रूप है उसका मतलब वो निकली है। इसके बाद प्राकृत भाषा, ठीक है। उसके बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाएं, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी निकली है। और साथ साथ में फिर यहाँ पर ब्रज और खड़ी बोली यहाँ से उद्गम हुई। इसके बाद अर्धमागधी यानी पूर्वी हिंदी से अवधी इत्यादि भाषाएं यहाँ से विकसित हुई हैं, ठीक है। अब हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम संस्कृत भाषा को देखें तो देखिएगा भाषा वैज्ञानिकों ने समस्त भारतीय भाषाओं को
दो भागों में वर्गीकरण किया है। एक तो पारिवारिक वर्गीकरण किया है और दूसरा आकृति मूलक वर्गीकरण किया है। इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण का मतलब होता है कि एक जैसे शब्द संरचना वाले, एक जैसे वाक्य संरचना वाले, एक जैसे स्ट्रक्चर वाले जितने भी भाषाएं हैं उसको एक परिवार में रख करके पारिवारिक वर्गीकरण को बनाया गया है। वहीं पर व्याकरणिक शब्द साम्य, ध्वनि साम्य एवं बाह्य शब्दों की बनावट के प्रकार को आधार मान करके उसको दूसरा जो विभाजन किया गया है वो आकृति मूलक विभाजन है। तो हम इन दोनों दृष्टि को ध्यान में रखते हुए संस्कृत शब्द को भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हम देख रहे हैं। एक बार देखिएगा, ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन यहाँ से सवाल एक बार हमेशा बनता ही बनता है। देखिएगा, पारिवारिक वर्गीकरण में भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हम संस्कृत को रखते हैं। इसी के अंतर्गत भारत ईरानी शाखा आता है और इसी शाखा में प्राचीन आर्य भाषा के रूप में हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं। और इसी प्रकार से जो मध्यकालीन आर्य भाषा होता है उसमें पाली और प्राकृत का अध्ययन होता है। और अपभ्रंश जो है मतलब अभी आधुनिक भारतीय भाषाओं को जन्म देने से पूर्ववर्ती जो भाषा होती है अपभ्रंश, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण की। तो ये आकृति मूलक वर्गीकरण में श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मक के अंतर्गत हम संस्कृत भाषा को रखते हैं। इसको नोट करिएगा, ये ऐसे ही याद किया जाएगा। श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मक भाषा क्या है, तो संस्कृत है। और श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मक भाषा जो है वो हिंदी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाषा विज्ञान के प्रमुख 4 अंग। देखिएगा, भाषा विज्ञान के प्रमुख 4 अंग ये भी पूछ लिया जाता है। ध्वनि विज्ञान को हम फोनोलॉजी कहते हैं, पद विज्ञान को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और वाक्य विज्ञान को हम सिंटैक्स कहते हैं, और अर्थ विज्ञान को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। यानी ये जो 4 अंग है ना, भाषा के 4 अंग हैं। इसी से मतलब भाषा को विश्लेषण करने वाले विज्ञान का भी मतलब विकास हुआ है, ऐसा मान करके पाश्चात्य जगत जो है इसको इन नामों से जानता है। इसको ध्वनि विज्ञान और पद विज्ञान और वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान के नाम से हम जानते हैं। ध्वनि विज्ञान का विवेचन प्राचीन शिक्षा ग्रंथों में हुआ है। प्राचीन शिक्षा ग्रंथों में ध्वनि विज्ञान का विश्लेषण प्राप्त होता है। वहीं पर अर्थ विज्ञान की बात करें तो निरुक्त इत्यादि शास्त्र जो हैं, निरुक्त और अष्टाध्यायी इत्यादि शास्त्र अर्थ विज्ञान के स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं, ऐसा मतलब हम समझते हैं। और देखिएगा, और एक दो बात अगर हम ध्यान में रखें तो संस्कृत भारत की सांस्कृतिक भाषा है, इस बात को हमेशा नोट करिएगा। भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है, ये भी सवाल बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्लास थी जहाँ से हमने शुरुआती बिंदुओं को देखा था, जो भी महत्वपूर्ण विभाग थे उनको कवर करा दिया गया उसमें। इसके बाद हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो वो विभाग होता है संस्कृत वर्णमाला का। संस्कृत वर्णमाला का ध्यान रखिएगा, और अगली क्लास में हम संस्कृत वर्णमाला को देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर हाँ, आप लोगों को PDF चाहिए, मतलब मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उसका कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, देखिएगा, इस टेलीग्राम पे आपको जुड़ना होगा। टेलीग्राम का नाम है संस्कृत बाई सागर सर। और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को, इसी नाम से चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और ताकि आपको यहाँ की क्लास का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। और उसके बाद क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कम से कम अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा देंगे तो लगेगा कि हाँ, मैंने मेहनत किया है, तो सभी बच्चों तक ये पहुंच गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और दूसरों तक मतलब ज्ञान को शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद आप सबका। अभी के लिए बाय बाय।